हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। टॉपिक है नंबर सिस्टम्स और इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। तो पहले हम यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है आपकी बुक में मिलेगा 1.2 इर्रेशनल नंबर के नाम से। तो आज हम यहाँ पर जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है 1.2 उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में, तो उससे पहले हम यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा होता है रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में एक कैटेगरी तो होती है रेशनल नंबर की और दूसरी कैटेगरी होती है इर्रेशनल नंबर की। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल में लेक्चर 1 में पढ़ाया है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ दे देती हूँ। अब इस रेशनल नंबर में हमारे क्या आते हैं 0, 1, 2, 3 जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं, जैसे -5, -7 इस तरीके से, या फिर मैंने ले लिया 5/7, 6/5 इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब हमारे रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। क्योंकि जैसे आपको 1 लिखना है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं 1/1। 2 लिखना है तो उसे कैसे लिख सकते हैं 2/1। तो ये जो 2/1 है ये रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है उसे सेटिस्फाई करता है, तो ये भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में ही आएंगे। बाकी रेशनल नंबर के अंदर हमारे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर इस तरीके से होते हैं, तो वो पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। अब ये जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये कैसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ये कम्प्लीटली इंटीजर भी नहीं होते। तो ये कैसे नंबर होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया √2, √5 या पाई, इस तरीके के जो नंबर होते हैं। अब इन नंबर की जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर हम इन नंबर्स को देखें तो इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती। मतलब जैसे आप 2 की बात करेंगे तो 2 की जो वैल्यू है वो 2 है, लेकिन अगर मैं बात करूं √2 की तो √2 की जो वैल्यू है वो हम कहने के लिए तो 1.414 इतना ले लेते हैं, लेकिन ये वैल्यू इतनी नहीं होती। ये वैल्यू हमारे पास 1.414 के बाद भी आगे बढ़ती रहती है। तो किस तरीके से बढ़ती रहती है ये हमारे पास 2, 1, 3, 5, 6 इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। मतलब हम एक फ़िक्स पैटर्न नहीं बता सकते कि ये वैल्यू कैसी होगी। जैसे जब हम रेशनल नंबर में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने लिखा है 1/3 तो इसे आप लिख दोगे 0.333, ये भी कंटिन्यू चलेगा। लेकिन ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार। मतलब आपको पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। लेकिन ये जो √2, √5, पाई, ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन्हें हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। हमें पता ही नहीं होता है कि नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ये इसी तरीके से इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। नंबर कहीं भी टर्मिनेट नहीं होता, ना ही रिपीट होता है। जैसे मैंने कहा 5/2 तो ये हो गया 2.5, ये टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे एक नंबर ले लूँ, मैंने लिखा 0.1353535 इस तरीके से चल रहा है। मतलब आप इसे लिख सकते हैं 0.1 और 35 के ऊपर बार। तो आपको ये पता है कि ये जो 35 वाला जो पैटर्न है ये रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेट नहीं है बट ये रिपीटिंग है। तो ये जो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं ये ना ही टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे नंबर होते हैं। तो अब आपको इर्रेशनल नंबर के बारे में पता चल गया है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो बुक में ये आपको एग्जाम्पल 3 के नाम से ही मिलेगा, तो वही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्वेश्चन में कहा गया है लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। अब मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में भी कि ये हमारे जितने भी नंबर होते हैं, ये जो रियल नंबर हैं, जो भी आपके दिमाग में नंबर आता है उसे आप जो आपकी लाइन होती है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारा नंबर सिस्टम की हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन पर हम इस √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से एक्सिस जैसे ड्रॉ की। अब हम कैसे मान लेते हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इस तरीके से ये -1, ये -2,
ये हो गया 1, ये 2, ये -1, ये -2। अब मैं आपसे कहूँ कि बताइए मुझे जो लाइन है उस पर 1 कहाँ है, तो आप कहेंगे ये रहा 1। 2 कहाँ पर है, तो ये है 2, ठीक है। -1 कहाँ है, मतलब अगर मैं x की बात करूँ, x की बात चल रही है, ये x है, ये -x, ये y है और ये हो गया हमारा -y। मैं आपसे पूछूं -2 कहाँ है, जो x की जो वैल्यू है -2 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये रही। तो इस तरीके से आप इन्हें ईजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे बताइए कि 1.6 कहाँ है। अब ये जो 1.6 है, तो आप ग्राफ पेपर में देखते हैं ना, ग्राफ पेपर देखा होगा, उसमें आपको इस तरीके से मिलती होगी, छोटी छोटी ऐसे 10 लाइन्स मिलती होंगी, ठीक है, इस तरीके से 10 लाइन्स हैं। तो मैंने आपसे कहा 1.6 कहाँ है, तो आप बता देंगे कि 1.6 यहाँ होगा। लेकिन अब जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं √2 की, और √2 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 1.414213, 1.414213, और ये भी चलती जा रही है आगे तक, ठीक है, मैंने इतना ही लिख लिया है। अब ये वैल्यू कंटिन्यू चल रही है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अब हम इसे कैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे। तो हमें पता है, जैसे मेरे पास इस तरीके से अगर मुझे ये पता है कि ये जो लाइन है, ये माना कि ये लाइन है √2, तो अब अगर मैं इसे तो मान लूँ सेंटर O, तो अब मैं कंपास से अगर एक सर्कल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो अब आप देखिए ये जो √2 है ये हमारा रेडियस का काम करेगा। तो कहीं पर भी यहाँ पर आ जाऊँ मैं, तो ये भी लेंथ कितनी होगी √2, ये भी लेंथ कितनी होगी √2, ये भी लेंथ कितनी होगी √2, ठीक है। तो इस √2 को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम जो हेल्प लेंगे वो हेल्प ली जाएगी एक तो कंपास की, दूसरा हम हेल्प लेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारी हेल्प कैसे करेगी, तो वो देखिए, जैसे ये अगर मैं आपसे कहूँ कि ये लेंथ है 1, ठीक है, अब ये लेंथ मैंने ड्रॉ कर ली, ये भी कितनी है 1 सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आपको लेना है। तो अगर ये हमारी जो लेंथ है, ये जो वर्टिकल है ये भी 1 है, और ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने ड्रॉ की है ये भी 1 है। तो अब यहाँ पर मैं इन्हें जॉइन करते हुए एक ट्रायंगल बना लूँ। चलिए थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं मतलब इस पॉइंट को बोलूँ A, इस पॉइंट को बोलूँ B और इस पॉइंट को बोलूँ C, तो अब अगर मैं A से C को मिला दूँ, इस तरीके से हमने A से C को जॉइन कर दिया, तो मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप AC की जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है, तो यहाँ पर जब आप AC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, √AB² + BC², दैट मीन्स √1² + 1², दैट मीन्स √2। तो इसका मतलब हमें हेल्प लेनी है AB और BC की, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर AC, जिसकी वैल्यू होगी √2। फिर हम कंपास की हेल्प लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और हमें इस जो लाइन सिस्टम है हमारा, इस पर हमें √2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसे फाइंड आउट। तो अब यहाँ पर मैंने फिर से एक्सिस ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर है इसे मान लिया मैंने O, ये हो गया हमारे पास A। अब हम क्या करेंगे, इस OA पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसे हम कहेंगे OB, और उसकी जो लेंथ होगी वो भी कितनी होगी 1, इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया जिसे मैंने कहा AB, ओके। और इसकी जो लेंथ है आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, जो AB लाइन है वो हमारे पास OC के पैरेलल है बिल्कुल, और इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है 1, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी है 1। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा वो हो जाएगा OAB। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये जो ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल OA और B, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। अब अगर ये जो OA है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइड में, ये जो OA है ये कितना है 1, ये जो AB है ये कितना है 1। तो अब बाय
हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं ये जो ओ बी है ये कितना हो जाएगा √2, कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया है ट्रायंगल में। तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी √2। अब आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है, उस कंपास पर यहाँ से यहाँ तक ये आप लेंथ लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब मुझे बताइए, मतलब प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इसे फिर से ड्रॉ कर दिया। तो अब मुझे बताइए कि इस सर्कल में ये जो लेंथ है ये अगर √2 है तो ये वाली जो लेंथ है ये भी कितनी हो जाएगी √2। कहीं पर भी आप देखिए ये लेंथ भी √2, ये लेंथ भी √2। तो पूरे सर्कल में जब आप कहीं पर भी जाएंगे तो जो रेडियस होगी सर्कल की वो हमारी क्या होगी √2। तो इसका मतलब अब आप यहाँ पर ये वाली जो लेंथ है ये वाली पूरी, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा आपका यहाँ तक जो लेंथ है वो हो जाएगी √2। तो अब आप इस लाइन पर बता सकते हैं कि √2 की वैल्यू कहाँ है। तो यहाँ तक तो ये कितना था 1, ओके। ये जो पॉइंट है ये है हमारा 1, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा √2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है √3 को। तो अब √3 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि √3 के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से देखें तो जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमें √3 चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये √3 है, तो अब इस √3 को बनाने के लिए देखा जाए तो हम किसकी हेल्प लेंगे, √2 और 1 की। कैसे, इसे बोल दीजिए O, A और B। तो यहाँ पर अगर मैं AB की बात करूँ तो AB² इज इक्वल टू OB² प्लस OA²। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो AB² है वो है हमारे पास √3 का स्क्वायर, OB² कितना है √2 का स्क्वायर और OA² कितना है 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स 3 इज इक्वल टू 2 + 1, तो 3 इज इक्वल टू 3। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि √2 को कैसे लोकेट करना है, ये चीज़ हमें पता है, और 1 हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम √2 को लोकेट करेंगे, 1 को फिर हम वहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जो लेंथ है 1 को हम वहाँ पर ड्रॉ करेंगे और फिर हम वहाँ पर बनाएंगे √3 को। कैसे देखते हैं। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था जिसमें OA 1 था, AB 1 था और हमने वहाँ पर √2 जो है OB उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर भी ड्रॉ कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास √2 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पहले चाहिए 1। तो ये जो लाइन है OB, इस लाइन OB के परपेंडिकुलर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसे मैंने कहा CD। और ये जो CD लाइन है इसकी जो लेंथ है वो हम कितनी लेंगे 1। क्लियर होगा कि जैसे हमें क्या करना है, इस तरीके से एक ट्रायंगल चाहिए हमें। ये जो है हमारे पास ये हो गया हमारे पास OB। अब इस OB पर परपेंडिकुलर CD नहीं, परपेंडिकुलर आ जाएगा BC, परपेंडिकुलर होगा BC और ये जो BC है BC इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 1। कैसे, यहाँ पर आप लेंगे ऐसे BC, ठीक है। इस BC की लेंथ हो गई 1 और ये जो OB है इसकी जो लेंथ है ये है √2। तो अब मुझे बताइए कि ये जो OC है इसकी लेंथ मिल जाएगी आपको √3। बस हमें यही करना है यहाँ पर। तो इस OB पर मैंने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर है हमारा BC, लेंथ हो गई इसकी 1। अब क्या करेंगे, हम OC को ज्वाइन कर देंगे। तो OC को ज्वाइन कर दीजिए, ये कर दिया मैंने OC को ज्वाइन। तो अब ये जो OC है ये कितना हो जाएगा √3। तो अब हमें क्या करना है, कंपास लेना है। तो ये जो OC है O सेंटर हो जाएगा, C हो जाएगा हमारे पास रेडियस यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा सर्कल। ऐसे अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ मैं इसे। तो ये देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो अब अगर ये वाली जो लेंथ है OC ये है √3, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है OD
ये भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो डी पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, √3। तो इस लाइन पर मतलब -x, मतलब ये जो x एक्सिस है हमारी -x to x, इस एक्सिस पर आपने किसे रिप्रेजेंट किया है, √3 को। तो नंबर लाइन पर √3 को आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और अगर √2 की बात करें तो √2 कहाँ था, तो इस तरीके से सर्कल था ना, √2 हमारा यहाँ कहीं था, ठीक है, ज़रूरत नहीं है उसे ड्रॉ करने की। तो ये आपको क्लियर होगा। एक और बात, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, √3 को जनरेट किया है किसकी हेल्प से, √2 की हेल्प से। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर कोई भी नंबर जनरेट करना है, हमें √n अगर जनरेट करना है तो √n को जनरेट करने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी √n-1 की। तो अगर आप इन टर्म्स लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि वी कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n after √n-1 has been located। मतलब अगर हमें किसी भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि जो रूट के अंदर जो वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव है तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अगर हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर √n को लोकेट करना है तो हम उसे लोकेट कर सकते हैं कब, जब हम √n-1 को लोकेट कर चुके हों। दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया था, √3 को लोकेट किया था, लेकिन कैसे किया, जब हम √2 को लोकेट कर चुके। अगर हमें √2 नहीं पता तो हम √3 को लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें अगर √n को लोकेट करना है तो उससे पहले हमें √n-1 को लोकेट करना पड़ेगा। तो ये हमें यहाँ पर समझ में भी आया। मैं आपसे कहूँ डायरेक्टली √3 को लोकेट कर दीजिए, तो कैसे करेंगे √3 को लोकेट, आपको √3 को लोकेट करने के लिए √2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जब तक √2 नहीं होगा तब तक √3 लोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल था, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, और ऐसा ही एक क्वेश्चन वहाँ पर और है, तो वो भी जब मैं आपको बता दूंगी तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट ज़रूर से सॉल्व करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।